हेलो। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास हमारी परसेंटेज की थर्ड क्लास है। इससे पहले हमने परसेंटेज की दो क्लास कंप्लीट कर ली हैं। फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि परसेंटेज को फ्रैक्शन वैल्यू में कैसे चेंज करते हैं। सेकंड क्लास में हमने परसेंटेज के कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे और उनके ऊपर क्वेश्चंस किए थे। आज ये हमारी थर्ड क्लास है, इसमें हम आगे के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उनके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, if 144.44% of a number is added to same number, then the sum becomes 4840. Find the actual number. वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में? वो कह रहा है कि किसी संख्या का 144.44% उसी संख्या में जोड़ दिया जाता है तो वह नंबर हमारा 4840 बन जाता है। तो एक्चुअल नंबर फाइंड कीजिए। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हमारा फर्स्ट स्टेप होता है कि हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमें परसेंटेज दे रखी है उसकी वैल्यू क्या होती है। तो 44.44% की वैल्यू सबको पता है, 4/9 होती है। लेकिन 144.44% की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो 144.44% को हम लिख सकते हैं 100% प्लस 44.44%। 100% की वैल्यू हमारी 1 होती है और 44.44% की वैल्यू हमारी 4/9 होती है। तो ये हमारा 13/9 हो जाए। इस परसेंटेज को हम कैसे पढ़ेंगे? 9 का 144.44% 13 है। 9 का 144.44% 13 है। अब पहले हमारा कोई नंबर था, इनिशियल नंबर था, और फिर हमें एक फाइनल नंबर मिला है ऐड करके। इनिशियल नंबर हम 9 मानेंगे। हमारी परसेंटेज, क्योंकि हमें 144.44% से इंक्रीज करना है और हमें पता है कि 9 का 144.44% 13 होता है, इसीलिए हम इनिशियल वैल्यू को 9 मानेंगे। तो इनिशियल वैल्यू हमारी 9 यूनिट हो गई। अब हमने इसको इंक्रीज कर दिया 144.44% से, जो कि 13 होता है 9 का। तो ये हमारी 22 यूनिट हो गई। लेकिन वो तो कह रहा है कि जब हम उसे 144.44% से इंक्रीज कर देते हैं तो वो नंबर 4840 हो जाता है। तो 22 यूनिट की वैल्यू 4840 हो जाएगी। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 220 हो जाएगी। 22 का स्क्वायर होता है 484, तो एक यूनिट की वैल्यू 220 हो जाएगी। हमसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? फाइंड द एक्चुअल नंबर। एक्चुअल नंबर क्या था? तो हम इसमें 220 का गुणा कर देंगे। 9 दूनी 18, 18 का 11 गुना कितना होता है? 198। 198 हमारा इसमें आंसर होता है। तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं हम इस टाइप के क्वेश्चन को। अब इसी टाइप पर हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ 18.75% ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सेम नंबर, देन द नंबर बिकम्स 1690। फाइंड द एक्चुअल नंबर। अगर किसी संख्या का 18.75% उसी में से घटा दिया जाता है तो वह नंबर हमारा 1690 हो जाता है। तो एक्चुअल नंबर क्या है? फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा? हमें वैल्यू पता होनी चाहिए 18.75% की, जो कि हमारा 6.25% का 3 गुना होता है। 6.25% का 3 गुना होता है। 6.25% की वैल्यू हमारी 1/16 होती है और इसका 3 गुना करेंगे तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी 3/16। अब इस परसेंटेज को हम कैसे पढ़ेंगे? 16 का 18.75% 3 होता है। ठीक है, तो कोई हमारी इनिशियल वैल्यू थी, उसमें से हमने माइनस कर दिया उसी संख्या का 18.75%, तो हमें फाइनल वैल्यू मिल गई। इनिशियल वैल्यू हम क्या मानेंगे? बेस वैल्यू को मानते हैं। इनिशियल वैल्यू हमने मान ली 16 यूनिट।
अब उसी संख्या का 18.75% मतलब कि 3 यूनिट हमने इसमें ऐड नहीं करना, सब्ट्रैक्ट करना है। हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये हमारी बन गई 13 यूनिट फाइनल वैल्यू। लेकिन वो हमसे कह रहा है फाइनल वैल्यू 1690 है, 13 यूनिट की वैल्यू हमारी हो जाएगी 1690। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 का स्क्वायर होता है 169, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी हमारी 130। तो 16 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16×3 = 48, 16×1 = 16 और 4 = 20, 2080। तो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। तो जब भी हमारे सामने इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि किसी संख्या का इतने परसेंट उसी में से घटा दिया जाता है या जोड़ दिया जाता है तो वो संख्या इतनी हो जाती है, फिर वो चाहे हमें इनिशियल वैल्यू दे रखी हो कि इनिशियल वैल्यू पहले वो ये थी या फाइनल वैल्यू दे रखी हो, तो हम वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। उसमें मेन होता है कि हमें परसेंटेज की वैल्यू पता होनी चाहिए, जिससे जो हमारी फ्रैक्शन में वैल्यू आती है उसके बेस वैल्यू को हम इनिशियल वैल्यू मान लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा कांस्टेंट। कांस्टेंट वाला क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी। जैसे कि हमें एक इक्वेशन दे रखी है a1 × b1 = c। इक्वेशन फर्स्ट। एक इक्वेशन दे रखी है हमें a2 × b2 = c। ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड। जब हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो हमें पता है कि जब हम a1 का मल्टीप्लाई b1 से करते हैं तब भी हमारा c आ रहा है, और a2 का मल्टीप्लाई जब हम b2 से करते हैं फिर भी हमारा c आ रहा है। तो जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो c हमारा एलिमिनेट हो जाएगा और ये हो जाएगा a1 × b1 बराबर है a2 × b2 के। ये हम बोल सकते हैं। अब a2 को इस साइड ले आएंगे, a1/a2 = b2/b1। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी a1/a2 की रेशियो होगी, जो हमारी a1 a2 की रेशियो होगी उससे रिवर्स हमारी b2 और b1 की रेशियो होगी। a1 a2 की रिवर्स हमारी b2 b1 की रेशियो आएगी। अब इसे क्वेश्चन की हेल्प से समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट को, जिससे ये क्लियर हो जाएगा। द प्राइस ऑफ wheat is increased by 25%. If Raman wants to keep his expenses on wheat unchanged, then the family will have to reduce the consumptions of wheat by what percent? वो क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हमारी गेहूं की कीमत में 25% की वृद्धि हुई है और रमन चाहता है कि जो उसका एक्सपेंसेस है वह अनचेंज्ड रहे, तो उसे अपना कंजप्शन कितने से रिड्यूस करना होगा। तो इसका हमारा एक फॉर्मूला होता है प्राइस इनटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो हमें यहाँ पर प्राइस दे रखा है जो कि 25% से इंक्रीज हुआ है। 25% की वैल्यू हमारी 1/4 होती है, तो 4 पर 1 बढ़कर हमारा 5 हो गया है प्राइस। और जो कंजप्शन है हमारा वो हमें रिड्यूस करना है, जिससे कि हमारा एक्सपेंडिचर क्या रहे, सेम रहे। तो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट में क्या बताया था, जो a1 और a2 की रेशियो आएगी उसकी रिवर्स हमारी b2 और b1 की रेशियो आएगी। तो p1/p2 की रेशियो हमारी क्या है, 4 यूनिट और 5 यूनिट है, तो c2/c1 की रेशियो क्या हो जाएगी हमारी, इसकी रिवर्स हो जाएगी। ये हो जाएगा हमारा 5 यूनिट और ये हो जाएगा 4 यूनिट। तो यहाँ पर हमारा 20 यूनिट हो गया और ये भी 20 यूनिट हो गया। देखो एक्सपेंडिचर हमारा सेम हो गया। अब उसने सेम वही इक्वेशन थी ये,
P1 इंटू C1 इक्वल टू E और P2 इंटू C2 इक्वल टू E, जो कि यहाँ थी A1 इंटू B1 इक्वल टू C और A2 इंटू B2 इक्वल टू C। तो अब ये हमसे कह रहा है कि हमने अपना जो कंजप्शन था वह कितने परसेंट से रिड्यूस किया। तो हमने अपना कंजप्शन कितने से रिड्यूस किया है, 1 से ही रिड्यूस किया है। और कितने पर, 5 पर। इसका मतलब हमने अपना कंजप्शन 20% से रिड्यूस किया है। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट पर, फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट वाला। और वैसे इस वाले क्वेश्चन को अलग से भी कराते हैं। फ्रेश फ्रूट कंटेन्स 58% water and dry fruit 2% water. How much dry fruits can be obtained from 105 किलोग्राम of fresh fruit? अच्छा, एक बात बताओ, जो हमारा फ्रूट होता है वह किससे मिलकर बना होता है? वही हमारा फ्रूट है, उसमें एक तो जूस होगा, प्लस क्या होगा, हमारा पल्प होगा। ठीक है, एक हमारा फ्रेश फ्रूट है और एक हमारे पास ड्राई फ्रूट है। फ्रेश फ्रूट में 58% वाटर है, तो इसका मतलब हमारा पल्प कितना रह गया, 42% रह गया। पल्प 42% है और 58% वाटर है। जबकि ड्राई फ्रूट में हमारा 2% वाटर है, तो पल्प कितना हो गया, 98% हो गया। अगर आप देखिए कि आपके पास कोई एक फ्रूट है, वाटरमेलन ले लीजिए या फिर ऑरेंज, कुछ भी ले लीजिए, आपके पास कोई एक फ्रूट है जो कि फ्रेश फ्रूट है, उसमें 58% वाटर है और 42% पल्प है। कुछ दिन वो आपके पास था, आपने उसे धूप में रख दिया, 3-4 दिन धूप में रखने के बाद आप देखोगे कि वो सूख जाएगा बिल्कुल, क्योंकि उसमें से जो वाटर होगा वो इवेपोरेट हो चुका होगा। जो धूप में रखे वो सूख जाएगा तो वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, लेकिन पल्प तो कहीं नहीं जाएगा। पल्प तो उस फ्रूट में ही रहेगा, जितना पल्प उसमें पहले था उतना ही पल्प उसमें अब होगा। तो जो पल्प परसेंटेज है हमारा ऑफ फ्रेश फ्रूट, उससे हमारा निकलेगा कितने ग्राम पल्प है, जैसे एक्स मान लेते हैं। और पल्प परसेंटेज ऑफ ड्राई फ्रूट, वो भी हमारा कितना आएगा, एक्स आएगा, क्योंकि दोनों में हमारा सेम है पल्प। तो वाटर ही तो एवेपोरेट हुआ है, पल्प तो दोनों में सेम है ना हमारा। तो हमारा ये वही फॉर्मूला नहीं बन गया, A1 × B1 इक्वल टू सी और A2 × B2 इक्वल टू सी। तो यहाँ पर हमें पल्प परसेंटेज कितना दे रखा था, यहाँ पर हमें पल्प परसेंटेज दे रखा था फ्रेश फ्रूट में 42% और ड्राई फ्रूट में हमें दे रखा था 98। तो हम इसे लिख सकते हैं 42, इन दोनों की रेशियो निकालेंगे तो 14 से काट देते हैं इसे, 14×3 = 42, 14×7 = 98। तो इसकी दोनों साइड हमारा क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है पल्प, इधर भी सेम है और इधर भी सेम है। तो इसकी जो रेशियो है उसकी रिवर्स रेशियो होगी हमारी फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट की। तो ये रेशियो हमारी कितनी है, 3:7 है, तो ये कितनी हो जाएगी, 7:3 हो जाएगी। उसने कहा है कि जो पल्प हमें ऑब्टेंड हुआ था 105 किलोग्राम से, 105 किलोग्राम फ्रेश फ्रूट से हमें कितना ड्राई फ्रूट ऑब्टेंड होगा। तो 7 यूनिट की वैल्यू हमारी हो जाएगी 105 किलोग्राम। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी हमारी 15 किलोग्राम, तो 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी हमारी 45 किलोग्राम। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है फेल और पास वाला कॉन्सेप्ट। तो क्वेश्चन में ये हमसे कह रहा है अंकित स्कोर्स 36% मार्क्स एंड गेट्स फेल्ड बाय 36 मार्क्स। अंकित ने 36% मार्क्स स्कोर किए और वह 36 मार्क्स से फेल हो गया, जबकि सोहेब ने 55% मार्क्स स्कोर किए और वह पासिंग मार्क्स से 40 मार्क्स ज्यादा लेकर आया। तो हमें पास मार्क्स बताने हैं। ठीक है, तो देखते हैं उसने हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है। एक अंकित है और एक सोहेब है। अंकित ने 36% मार्क स्कोर किए थे और वह पासिंग मार्क्स से 36 कम लेकर आया था। ठीक है, उसका 36% मार्क हमारे किसके इक्वल होंगे? अगर हम पासिंग मार्क्स में से 36 माइनस कर देंगे तो वो हमारी 36% की वैल्यू हो जाएगी। और सोहिब ने हमारे किए थे 55% मार्क्स स्कोर, और ये कितने लाया था? पासिंग मार्क्स से 40 ज्यादा लाया था। तो एक इक्वेशन हमारी ये बन गई और एक इक्वेशन हमारी ये बन गई। अब हम पी को एलिमिनेट करने के लिए इसे माइनस कर देंगे, तो पी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। अब इधर कितना आ जाएगा हमारा? जब 55 में से 36% जाएगा तो कितना आएगा? माइनस के, मतलब 36 में से 55% गया तो -19%, इक्वल टू -36 और -40 हमारा कितना हो जाएगा? -76। माइनस से माइनस चला जाएगा। 19% की वैल्यू हमारी 76 आ गई, तो 1% की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 400 हो जाएगी। तो जो एग्जाम था हमारा वो 400 नंबर का था। टोटल मार्क्स कितने हैं? 400 का था। लेकिन वो हमसे क्या पूछ रहा है? पास मार्क्स पूछ रहा है। सोहेब ने कितना स्कोर किया है? 55% स्कोर किया है। तो 400 का 55% निकालेंगे पहले। 5 चौक 20, 20 का 11 गुना 220। तो इसका मतलब सोहेब ने स्कोर किया है 220। ये किसके मार्क्स है? सोहेब के। लेकिन ये पास मार्क्स से 40 ज्यादा है, तो इसीलिए हम इसमें से क्या करेंगे? 40 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या बचेगा हमारा? 180, जो कि हमारे क्या है? पासिंग मार्क्स है। 180 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया इसे करने का। ऐसे ही सेम हम इसे ऐसे निकाल सकते थे, 400 का 36% करते और फिर उसमें 36 जोड़ देते। ठीक है, किसी भी इक्वेशन में रखकर निकाल सकते हैं। सेकंड मेथड है, जो कि थोड़ा सा फर्स्ट मेथड को ये मॉडिफाई किया गया है। अंकित ने 36% स्कोर किया था और उसके मार्क्स 36 कम रह गए, जबकि सोहेब ने 25% स्कोर किया और वह 40 मार्क्स ज्यादा लेकर आया। ठीक है, माइनस कर दीजिए इसे, इसमें से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो 19% की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? इसे इसमें से माइनस करेंगे, 76 हो जाएगी। 1% की वैल्यू 400 हो जाएगी। इधर कितनी आ रही थी? 1% की वैल्यू 400, मतलब 1% की वैल्यू 4 हो जाएगी और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 400 हो जाएगी। 100% की वैल्यू 400। अब सेम इसी तरीके से करेंगे। यहाँ पर मैंने सोहिब के मार्क्स का रख के निकाला था, इस बार हम अंकित के मार्क्स का रख के निकाल लेते हैं। आंसर सेम ही आएगा, 400 का 36%। 4 का 36 गुना करना है हमें, तो 4 का 36 गुना हमारा कितना हो जाएगा? 6 4 24, 4 ती 12, 13 14, 144। और इसके कितने मार्क्स कम थे? इसके 36 मार्क्स कम थे पास मार्क्स से। तो ये कितना हो गया? 180 आ गए पास मार्क्स। ठीक है, एक मेथड हमारा ये हो गया। एक मेथड और है इसे सॉल्व करने का। जब दोनों एक ही एग्जाम दे रहे हैं
तो दोनों में पास मार्क्स सेम होंगे। तो पास मार्क्स निकालेंगे यहाँ पर हम अंकित के, और पास मार्क्स हमारे सोहिब के क्या होंगे, इक्वल होंगे। पास मार्क्स हमारे अंकित के कितने थे? अंकित के पास मार्क्स थे 36%। पास मार्क्स नहीं, उसने कितना स्कोर किया था? अंकित ने स्कोर किया था 36%, और पास मार्क्स थे उसके 36 कम रह गए थे। जो पासिंग मार्क्स थे उसके 36 ही तो कम रह गए थे। तो अगर उसे हम 36 नंबर और दे देते, उसके 36 नंबर और आ जाते अंकित के, तो वो पास हो जाता। और सोहिब ने स्कोर किया था 55%, लेकिन वो पास मार्क्स से 40 ज्यादा लेकर आया था। अगर वो 40 कम लेकर आता तो इसके भी पास मार्क्स हो जाते। तो ये भी पासिंग मार्क्स हैं, ये भी पासिंग मार्क्स हैं, तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब 55% को इधर ले आइए तो ये क्या हो जाएगा, इसमें से माइनस हो जाएगा 19%। और 36 को इधर ले जाइए, ये माइनस का इधर जाएगा तो -40 -36 कितना हो जाएगा हमारा, 76 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि 55 इधर जाएगा तो इधर माइनस का आएगा, ये इधर जाएगा माइनस माइनस तो इधर कैंसिल आउट हो जाएगा। 1% की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। 100% की वैल्यू हमारी 400 हो जाएगी। और सेम फिर ये हमारे कितने आ गए, टोटल मार्क्स आ गए। अब हम इसे किसी भी इक्वेशन में रखकर टोटल मार्क्स 400 का 36% कर लीजिए, फिर उसमें 36 जोड़ लीजिए तो पासिंग मार्क्स आ जाएंगे, या फिर 400 का 55% कर लीजिए, उसमें से 40 माइनस कर दीजिए तो भी हमारे पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। तो मैंने आपको पास और फेल वाले क्वेश्चन को करने के 3 मेथड बताए। ठीक है, ये थोड़ा लॉन्ग मेथड सा पड़ता है लिखने में, पासिंग मार्क्स -36, पासिंग +40, लेकिन ये दोनों मेथड है जो बहुत ही सिंपल है। एक दो स्टेप आप इसमें से दिमाग में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा सक्सेसिव मेथड का। जो ये सक्सेसिव मेथड है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है, और ये हमारा सिर्फ परसेंटेज में नहीं लगता है। जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, तो इसमें इसका यूज बहुत होता है। और वहां पर हमारा जो क्वेश्चन है बहुत ही 2-4 स्टेप में खत्म हो जाता है। तो जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे तब हम सक्सेसिव मेथड को दोबारा से पढ़ेंगे, तब हम उसके अकॉर्डिंग इस पर फोकस करेंगे। अब हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग इस पर फोकस करेंगे। तो सक्सेसिव मेथड क्या होता है? सक्सेसिव मेथड होता है, जैसे हमें कोई एक वैल्यू दे रखी है, मान के चलो हमें कोई एक ए वैल्यू दे रखी है जो कि हमारी इनिशियल वैल्यू है। वो कुछ इंक्रीज हुई, फिर कुछ डिक्रीज हुई, फिर कुछ इंक्रीज हुई, फिर कुछ डिक्रीज हुई, फिर कुछ इंक्रीज हुई, डिक्रीज हुई, फिर डिक्रीज हुई, फिर इंक्रीज हुई, उसके बाद हमें एक फाइनल वैल्यू मिल गई। तो जो भी हमें इंक्रीज डिक्रीज की जो भी हमें परसेंटेज दे रखी है कि 10% से इंक्रीज हुई है, फिर 20% से इंक्रीज हुई है, तो उन्हें हम डायरेक्ट जब लिखते हैं कि ये इतने से इंक्रीज हुई है, इतने से डिक्रीज हुई है, तो हमें रेशियो किसकी मिलती है, इनिशियल वैल्यू की और फाइनल वैल्यू की। ठीक है, देख लेते हैं। जैसे हमारा ए है, ये कोई वैल्यू है हमारी जो कि पहले 10% से इंक्रीज हुई है। उसके बाद वो वैल्यू हमारी 20% से इंक्रीज हुई है। उसके बाद वो वैल्यू हमारी फिर 30% से इंक्रीज हुई है। तो हमें उसकी फिर क्या मिल गई है, फाइनल वैल्यू मिल गई है। ठीक है, तो 10% की वैल्यू हमारी होती है 1/10, 20% की वैल्यू होती है हमारी 1/5, और 30% की वैल्यू होती है हमारी 3/10। तो वैल्यू हमारी पहले कितने से इंक्रीज हुई है, 10% से इंक्रीज हुई है। तो हम बोल सकते हैं पहले हमारी 10 थी वैल्यू, और वो उस पर एक इंक्रीज होकर 11 हो गई है। फिर वही वैल्यू हमारी 20% से इंक्रीज हुई है, तो हम कह सकते हैं वही वैल्यू पहले हमारी 5 थी, अब वह 5 पे बढ़कर 6 हो गई है। जो ये वाली वैल्यू है वही यहाँ पर है, क्योंकि पहले वो 10 से बढ़कर 11 हुई। यहाँ पर जो 11 हुई है वैल्यू, उसे ही तो हमने 20% से इंक्रीज किया है, तो वो अब हमारी 5 से बढ़कर 6 हो गई। तो इसमें ये वाला देखो, ये कॉन्सेप्ट चलेगा।
ये वाली वैल्यू तो आएगी। अब वो जो वैल्यू हमारी 6 हो चुकी है उसी को हमने 30% से इंक्रीज किया है, मतलब कि 10 पे बढ़ के कितनी हो गई है, 13 हो गई है। मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड्स, जो कट रहा है उसे काट लो। पचम 25, 25 का 10 गुना कितना हो जाएगा, 250। 13 3 जा 39, और 39 का 11 गुना कितना हो जाएगा हमारा, 39 का 11 गुना हो जाएगा हमारा, 39 का 11 गुना करते हैं तो 9, और ये 4 हो जाएगा, 9 10 11 12, 429 हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारी ए रेशियो बी की वैल्यू हो गई यहाँ पर। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा सक्सेसिव मेथड क्या होता है। कोई वैल्यू जैसे 10% से इंक्रीज हुई, 20% से इंक्रीज हुई, 30% से इंक्रीज हुई, अब वो हमें वैल्यू दे देता है कि बी की वैल्यू फाइनल इतनी है, तो हम लिख देंगे 429 यूनिट की वैल्यू इतनी है, तो ए की वैल्यू कितनी होगी, अगर वो ए की वैल्यू दे देता हमें तो हम बी की वैल्यू निकाल देते क्वेश्चन। ठीक है, अब और देखते हैं, अगर उसने हमसे कहा कि कोई एक वैल्यू है ए, वो पहले हमारी 10% से डिक्रीज हुई है, फिर उसके बाद वो हमारी 20% से डिक्रीज होती है, फिर वो वैल्यू हमारी 30% से डिक्रीज होती है, तब हमें फाइनल वैल्यू मिल जाती है। तो इसे अब हम कैसे लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे कि पहले हमारी वैल्यू 10 थी, उस पर एक घटकर अब 9 हो गई है। 10 की परसेंट की वैल्यू 1/10 होती है, तो उस पर एक घटकर 9 हो गई है। 20% की वैल्यू 1/5 होती है, पहले वैल्यू हमारी 5 थी, अब वह उस पर एक घटकर 4 हो गई है। 30% की वैल्यू हमारी 3/10 होती है, पहले वैल्यू हमारी 10 थी, अब वह उस पर 3 घटकर 7 हो गई है। 30% से ही तो डिक्रीज हुई है, तो 10 का 30% 3 होता है, जो कटता है उसे काट लो। ये कितना हो जाएगा इधर, 250 हो जाएगा, और 9 दूनी 18, और 18 सत्ते 126। ये किसकी रेशियो आ गई है हमारी, ए रेशियो बी की। तो कहने का मतलब है जब भी हम सक्सेसिव मेथड लगाते हैं तो हमें इनिशियल की रेशियो और फाइनल की रेशियो मिलती है। ठीक है, जो हमारी इनिशियल वैल्यू होती है उसकी रेशियो मिलती है, और जो हमारी फाइनल वैल्यू होती है उसकी रेशियो मिलती है। एक और देखते हैं इसमें, अगर वो हमसे कहता है कि हमारी वैल्यू ए थी, वह पहले 10% से इंक्रीज हुई। ठीक है, फिर उसने हमारी वैल्यू को 20% से डिक्रीज कर दिया। ठीक है, फिर उसने हमारी वैल्यू को 30% से इंक्रीज कर दिया, तो हमें वैल्यू किसकी मिलेगी, बी की आ गई हमारी फाइनल वैल्यू। तो अब इसे कैसे करेंगे, पहले हमारी वैल्यू 10 से इंक्रीज हो रही है, 10% से, तो 10 पर बढ़कर 11 हो जाएगी। फिर हमारी वैल्यू 20% से डिक्रीज हो रही है, तो 5 पर एक घट के 4 हो जाएगी, और फिर 30% से इंक्रीज हो रही है, तो 10 पर बढ़कर 13 हो जाएगी। ठीक है, जो कटेगा उसे तो काट ही लेंगे, तो 13 दूनी 26, और 26 का 11 गुना कितना हो जाएगा, 286 हो जाएगा। तो ये हमारी वैल्यू किसकी आ गई, ए रेशियो बी की आ गई यहाँ पर। ठीक है, तो आपको सक्सेसिव मेथड समझ में आ गया होगा इसे कैसे यूज करते हैं, और इसे हम एक तरीके से और लिख लेते हैं। जैसे हमारी ये वाला क्वेश्चन था, इसमें 10% से इंक्रीज हो रहा था, फिर 20% से इंक्रीज हो रहा था, फिर हमें 30% से इंक्रीज हो रहा था। इसे हम ऐसे भी लिख लेते हैं कि हमारी वैल्यू है जैसे ए, तो हमने उसे 10% से इंक्रीज किया, तो वह 11/10 से इंक्रीज होगी। फिर उसके बाद हमने उसे इंक्रीज किया है 20% से, तो वो हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6/5 हो जाएगी। फिर वैल्यू को हमने इंक्रीज किया है 30% से, तो वो वैल्यू हमारी 13/10 हो जाएगी, जिससे कि हमें फिर फाइनल वैल्यू मिल जाएगी।
और आप चाहें तो इसे ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल भी लिख सकते हैं। ऐसे 11/10 गुणा 6/5 गुणा 13/10। तो इससे हमें फाइनल वैल्यू या फिर हम कह सकते हैं बी मिल जाए। ठीक है, ऐसे ही सेम इधर लिख सकते हैं। इधर कैसे लिखेंगे, इधर माइनस माइनस वाला कॉन्सेप्ट था ना हमारा, तो ए गुणा 9/10 हो गई वैल्यू हमारी, फिर वो 4/5 हो रही है, और फिर कितनी हो रही है, 7/10 हो रही है, तो उससे वो हमें फिर फाइनल वैल्यू मिल रही है। इधर भी ऐसे लिख सकते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यही कॉन्सेप्ट सक्सेसिव मेथड का हमारा आज की क्लास का लास्ट कॉन्सेप्ट था, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आपको जो भी मैंने कॉन्सेप्ट बताए हैं आज समझ में आए होंगे, और जो भी क्वेश्चन कराए हैं उन कॉन्सेप्ट पर वो भी समझ में आए होंगे। 10 तो देख लेते हैं। अब क्वेश्चन में वो हमारे क्या कह रहा है, द सैलरी ऑफ कमलेश आफ्टर 4 years विल बी ₹10,800। जो सैलरी है कमलेश की वह 4 साल बाद 10,800 हो जाती है। इफ द फर्स्ट ईयर, अगर पहली साल में इट विल इंक्रीजेस बाई 12.5%, अगर वह पहले 12.5% से इंक्रीज होती है, फिर वह डिक्रीज होती है 14.28% से नेक्स्ट ईयर, फिर नेक्स्ट ईयर वह इंक्रीज होती है 6.66% से, और फाइनली वह इंक्रीज हो जाती है 7.14% से। तो फाइंड कीजिए उसकी प्रेजेंट सैलरी। आप इसमें एक चीज देखिए, अगर आपको क्वेश्चन भी आता है, कॉन्सेप्ट भी पता है, लेकिन आपको परसेंटेज वैल्यू नहीं पता है, तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। यही क्वेश्चन क्या, परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं बिना परसेंटेज वैल्यू के जाने। तो मैंने आपके लिए एक क्लास बनाई है परसेंटेज वैल्यू की, जो कि क्लास फर्स्ट है। उसमें सारी परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में चेंज किया है, और वह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, और मैंने ज्यादातर उसमें सारी परसेंटेज वैल्यू को कवर किया है। तो आप वो क्लास जरूर देखें। तो देखते हैं, द सैलरी ऑफ कमलेश आफ्टर 4 year विल बी 10,800। 4 साल बाद सैलरी हुई है कमलेश की, ये प्रेजेंट सैलरी वो पूछ रहा है। तो सक्सेसिव मेथड से हमें किसका रेशियो मिलता है, इनिशियल का और फाइनल का। तो फाइनल की वैल्यू हमें दे रखी है और इनिशियल की निकालनी है, तो यहाँ पर सक्सेसिव मेथड लग जाएगा। ठीक है, अब ये तो हमने पता कर लिया कि यहाँ पर सक्सेसिव लग जाएगा। तो पहले हमारी जो वैल्यू थी वह कितने से इंक्रीज हो रही है, 12.5% से। पहले तो ये परसेंटेज वैल्यू देख लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर 14.28%, फिर दे रखा है हमें 6.66%, और फिर दे रखा है हमें 7.14%। 12.5% की वैल्यू हमारी 1/8 होती है। 14.28% की वैल्यू हमारी 1/7 होती है। 6.66% की वैल्यू हमारी 1/15 होती है, और 7.14% की वैल्यू हमारी 1/14 होती है। ठीक है, तो पहले क्या कह रहा है वो, 12.5% से सैलरी इंक्रीज होती है, मतलब कि 8 से 9 हो जाती है। फिर नेक्स्ट ईयर वह 14.28% से डिक्रीज होती है, तो 7 से 6 हो जाती है। नेक्स्ट ईयर वह 6.66% से इंक्रीज होती है, 15 से 16 हो जाती है। फाइनली वह 7.14% से इंक्रीज होती है, तो मतलब 14 से 15 हो जाती है। अब इसमें जो भी कटेगा उसे काट लो। 15 से ये 15 गया, 4 से ये 4 बार गया, और ये 7 बार गया। तो इधर कितना बचा, 7 का 7 गुना कितना होता है, 49, और इतना इधर कितना बचा, 3 दूनी 6, और 6 का 9 गुना 54। अब उसने हमें क्या दे रखा था, सैलरी दे रखी थी कमलेश की 4 साल बाद कितनी होती है, तो हमें फाइनल वैल्यू मिल गई। तो मतलब उसने हमें 54 यूनिट की वैल्यू दी है। तो 54 यूनिट की वैल्यू उसने हमें दी है क्वेश्चन में, 10800, 10,800। तो एक यूनिट की वैल्यू हमारी हो जाएगी, 54 का 2 गुना होता है
108, 200। तो हमें क्या निकालनी है, उसकी प्रेजेंट सैलरी निकालनी है जो कि 49 यूनिट है। तो 49 का में हम 200 का गुणा कर देंगे, तो 49 का दुगुना कितना होता है, 98। तो ये वैल्यू हमारी 9800 आ जाएगी। तो ये हमारा इस तरीके से सक्सेसिव मेथड लगता है। मैंने आपको सक्सेसिव मेथड बिल्कुल डिटेल में बताया है और उसके ऊपर क्वेश्चन भी कराया है। इसके बाद जो भी हमारा कॉन्सेप्ट रह गए हैं परसेंटेज के, उसकी एक क्लास और लेंगे जिसमें वेन डायग्राम वाले, बोर्ड वाले क्वेश्चन करेंगे, और फिर उसके बाद परसेंटेज की एक प्रैक्टिस क्लास होगी जिसमें सारे क्वेश्चन मिक्स्ड होंगे। तो आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।